Hello friend, my name is CA Anuj Garg and today we are going to discuss a very short but important topic that is assets. So friend, किसी भी चीज को चालू करने से पहले हमको उसकी छोटी छोटी चीजों को समझना पड़ता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपको कोई रूफ पर चढ़ना है, तो आपको क्या करोगे? सीधे कूद के जाओगे नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। तो उसी तरह अकाउंटेंसी को समझने के लिए आपको उसकी बेसिक टर्म को समझना पड़ेगा। आप कॉमर्स की, अकाउंटेंसी की कोई भी बुक को खोल लीजिए, उसमें आपको 4 टर्म्स ऐसी हैं जो हर बुक के हर पैराग्राफ में ईच एंड एवरी लाइन में मिलेंगी। उनमें से कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा, या तो वो होगा असेट्स, या होगा लायबिलिटी, या होगा इनकम, या होगा एक्सपेंस। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये बेस है, एक प्लेटफॉर्म, एक फाउंडेशन है, जिनके ऊपर पूरा जो हमारी अकाउंटेंसी है डिपेंड करती है, पूरी बेस्ड है। सो आइए समझते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म असेट्स। वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द टर्म in the upcoming videos, so stay tuned with the channel friends. So first video is about assets. assets क्या होते हैं? हम assets को जानने की कोशिश करते हैं, आइए। so assets एक resources होते हैं under control by an individual, corporation or government with the expectation that it will generate a positive economic benefit. एक assets एक resources होता है जो under control by the individual. If you have any right on any property, land, building, furniture, material, inventory, something, anything, if you have right on anything, then वो क्या होगा? आपके लिए assets होगा। वो एक resources हैं from which you can generate the future economic benefit. Let's take an example. आपने कोई business चालू करा, उस business चालू करने के लिए आपने सबसे पहले land purchase करी, उस पर एक building develop करी अपनी, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने एक मशीनरी लेके आए। अब आपका जो मशीनरी लेने का मोटिव था वो क्या था कि हम प्रोडक्शन करेंगे उस मशीनरी से एंड देन वी विल जनरेट सम कैश, सम इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इट। सो जो मोटिव था आपका वो क्या था? उस मशीनरी से प्रोडक्शन करके इन्वेंट्री जनरेट करने का। तो वो मशीनरी भी आपकी एसेट्स है। जो मशीनरी के लिए आपने पैसा दिया, कैश दिया, वो भी आपका एसेट्स था। अब नहीं है वो आपका, क्योंकि आपके पास से चला गया। उसके अगेंस्ट में आपने क्या ले लिया? मशीनरी ले ली। तो आपने कंसिडरेशन चेंज करी, किसके बदले? कैश के बदले मशीनरी लेने के लिए। तो आपको असेट्स, एक असेट्स क्या, दूसरा असेट उसकी जगह आया, तो वो भी असेट्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। उस मशीनरी से आपने जो प्रोडक्शन करा, इन्वेंट्री बनाई, वो असेट्स होगा। उस इन्वेंट्री को सेल करके जो आप कैश जनरेट करोगे, कैश आएगा आपके हैंड में, वो भी असेट्स को फॉल करेगा। सो असेट्स क्या होता है? एक कन्वर्टेबल चीज है। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो अदर थिंग में, आइदर इन कैश और इन काइंड, डिपेंड अपॉन यू। बट द सोल पर्पस ऑफ द असेट्स इज कि आपका उसके पास अधिकार है। यू हैव द राइट टू यूज इट, यूटिलाइज इट इन एनी वे, वट एवर you decided. You have to absolute it, you have to utilize it, whatever, this is your decision. but आपका राइट है, आपकी सोच है, क्या करना है आपको। आप किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मोटिव होगा कि असेट से आप कुछ जनरेट करो, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लेगो, फ्यूचर में कुछ यूटिलाइजेशन करो, वो आपका सोल मोटिव होगा। Some common type of assets include current, non-current, physical, intangible, operating and non-operating. These are the basic type of the assets in which we have classified the assets in the following form. So we will discuss about each and every type of the assets in the upcoming slides. So फर्स्ट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसेट्स कि भाई एसेट्स जो होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने जो फ्रेंड्स है ना, वो प्रॉपर्टीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहली है ओनरशिप, दूसरी इकोनॉमिक वैल्यू, और थर्ड वन इज रिसोर्सेज। हु ऑन द रिसोर्सेज? भाई जब मैं उस किसी चीज को ऑन करूंगा तभी तो मैं उसका राइट लेने का अधिकार रखता हूँ, तभी तो मैं उस एसेट्स को यूटिलाइज कराऊँ, उस प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक होती है एसेट्स की। कोई भी असेट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? आप किसी चीज को अपना असेट्स कब कह सकते हो? जब आप उस पर ऑनरशिप रखते हो। तो ऑनरशिप है हमारी, तभी कोई चीज हम असेट्स कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। सेकंड थिंग, जब ऑनरशिप है तो भाई मेरी मर्जी है मैं उस असेट्स को यूटिलाइज कैसे करूं। इट्स माय डिसीजन हाउ आई विल गोइंग टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरा असेट्स है, मैं कुछ भी करूं, मेरी बिल्डिंग है, मैं कुछ भी करूं, रेंट पे दूं, प्रोडक्शन करूं, उसको क्या कहते हैं ऑब्सोल्यूट होने दो, या फिर वैसे बंद ताला लगा के बंद कर दो, मेरा डिसीजन है। सेकंड, इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू होती है असेट्स की। भाई कोई भी चीज होती है, अगर आप किसी से चेयर भी खरीद के लाए तो उस चेयर के लिए भी आपको मॉनेटरी टर्म्स में कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस असेट्स की इकोनॉमिक वैल्यू है। दैट कैन बी एक्सचेंज और सोल्ड। उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। आज चेयर पसंद नहीं आ रही, हमने उस चेयर को दोबारा बेच दिया, एंड आफ्टर दैट वी बाय सम काइंड ऑफ फर्नीचर। टेबल खरीद ली मैंने,
तो वो भी आपने वो चीज़ है प्रोडक्ट को बेचा, नया चीज खरीदी, तो वो भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। रिसोर्सेज, असेट्स आर रिसोर्सेज दैट कैन यूज टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। आज मैं बाजार इसका एग्जांपल हो सकता है फ्रेंड्स कि आज मैं बाजार गया, वहां से कोई मशीनरी परचेस करके लाया और मैंने उससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो उस मशीनरी जो मेरा असेट्स उससे क्या कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जाके मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा एंड देन आफ्टर सेलिंग दैट प्रोडक्ट आई विल जनरेट सम कैश। तो वो क्या है, बेनिफिट्स है, फ्यूचर में क्लासिक ट्राई कर रहा हूँ, उससे मैं कैश जनरेट करने का, प्रॉफिट जनरेट करने का। नाउ वी आर moving ahead and talking about the classification of the assets. Assets are generally classified in three ways. हम जो assets हैं नॉर्मली उनको जो क्लासिफिकेशन है ऑन अ ब्रॉडर बेसिस, ऑन अ हाई लेवल बेसिस, हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड द लास्ट वन इज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे कैसे करेंगे कि भाई हम किसी भी असेट्स को हाउ इजिली वी कैन कन्वर्ट दोज असेट्स इनटू कैश। नॉर्मली हम इसमें जो अपने जो एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं वो दो कैटेगरीज में करते हैं, एक करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। वी विल फर्दर स्टडीज अबाउट दोस करंट एंड नॉन करंट एसेट्स इन द अपकमिंग स्लाइड, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको स्क्रिप्ट्स में कि जो करंट एसेट्स होते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल अगर हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो मेरे कन्वर्टेबल एसेट्स में करंट एसेट्स की कैटेगरी फॉल करेंगे। अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देम और वी आर नॉट विलिंग टू कन्वर्ट देम इनटू द कैश, देन वो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आपके फॉल करेंगे। सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर किसी एसेट्स के फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हो, उसको हाथ में लगा के छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, आंखों से सरका सकते हो, मूव कर सकते हो, तो वो क्या आएगा आपके फिजिकल एसेट्स में, टेंजेबल एसेट्स। हम फिजिकल एसेट्स यूज में नहीं लेते, बट अकाउंटेंसी में जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं टेंजेबल और इंटेंजिबल। टेंजेबल जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, सरका सकते हैं, खिसका सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, वो टेंजेबल होता है। इसके अगेंस्ट, इसके कन्वर्टेबली जो इंटेंजिबल होता है उसको हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं, हम आंखों से देख नहीं सकते, उसको हाथ से टच नहीं कर सकते। जैसा इसके एग्जांपल हो सकता है गुडविल। फ्रेंड्स गुडविल जो होती है किसी बिजनेस में, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 10 साल से आपका बिजनेस, आपके फादर कोई बिजनेस चला रहे हैं, टेक एन एग्जांपल कि आपके फादर जो है बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने मार्केट में अपनी पहुंच बना रखी है, एक पैठ बना रखी है, उन्होंने अपने आपके जो कस्टमर्स हैं वो उनके नाम सुनते ही आपकी शॉप पे आ जाते हैं, तो वो क्या है, गुडविल है उनकी मार्केट में, अपना उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है, उसकी वजह से उनको सब पहचानते हैं। तो उस गुडविल को आप समझ तो सकते हो कि कब से जो कस्टमर है वो क्यों आ रहे हैं, अपने फर्म का नाम सुनते हुए, आपके पापा का जो फादर है उनका नेम सुनते ही वो शॉप पर आ जाते हैं। बट उसको आप गुडविल को टच नहीं कर सकते हो, ना आप देख सकते हो, बट फील कर सकते हो कि हाँ कुछ है एग्जिस्टेंस में जिसकी वजह से जो मेरी शॉप है वो कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टू माई शॉप। तो वही चीज होती है टेंजिबल और इंटेंजिबल। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। अगर आप कोई एसेट्स उसको करंटली यूज कर रहे हो, ऑन द रेगुलर बेसिस यूज कर रहे हो, तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा। कोई एसेट्स इसका रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम कभी एक्टिव नहीं होता, डोरमेंट पड़ा रहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द 2 ईयर और सम आफ्टर सम पीरियड आप यूटिलाइज करते हो ऑन द रैंडम बेसिस, तो वो नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में फॉल करेगा। ये आपके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करा फॉर द समरी पर्पस। इसमें आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ असेट्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, सेकंड इज फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड थर्ड वन इज यूजेस। कन्वर्टिबिलिटी में फर्दर डिवीजन है करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी क्लासिफाई करते हैं। सेकंड इज फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसमें भी दो तरह का क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, एंड द लास्ट वन इज ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। सो नाउ we are going to study about each and every topic in a detailed manner. So first is classification of assets on the basis of convertibility. अगर कोई assets easily convert हो सकता है कैश में, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री सोल्ड करी और कैश रिसीव कर लिया। बैंक कैमरा, बैंक अकाउंट में जो कैश होता है वो अपना होता है, उसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट है अपना, डीडी रखा हुआ हमने, उसमें कभी भी कैश निकाल सकते हैं, तो अपने जो है वो असेट्स की कैटेगरी में हो गया। कोई गोल्ड है, कभी भी सोल्ड कर दो और उसका पैसा ले लो, मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। शेयर्स हैं, आज एक्टिवली ट्रेडेड लिस्टेड शेयर्स हैं, उनको कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में विद इन अ मिनट्स, तो ये करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। कन्वर्टेबल इनटू कैश है, इजीली कन्वर्टेबल है। इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। फर्स्ट वन इज करंट एसेट। Current assets are assets that can easily be converted into cash and cash equivalent, typically within a 1 year. जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, if you are able or willing to convert those assets within a period of 1 year or the operating cycle,
तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? करंट एसेट्स में करेंगे। आपका कैश है, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी है आपने, आपने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है शॉर्ट पीरियड की वो कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं विद इन स्पेन ऑफ 1 ईयर, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, 1 ईयर के बेसिस पे, आपने कोई फर्नीचर वगैरह खरीद रखा है जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, तो वो सब कैटेगरीज जो हैं वो करंट एसेट्स की में फॉल करेंगे। आपके डेटर्स हो गए, डेटर्स का जो अमूमन क्रेडिट पीरियड होता है वो 45-40 दिन होता है कि भाई विद इन अ पीरियड ऑफ 40-45 डेज यू हैव टू मेक पेमेंट टू मी। सो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म। आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस कर रखे थे वो भी करंट में फॉल कर जाएंगे। इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम कर दिया साल भर का, 1.5 साल का कर दिया, तो 6 महीने का जो पीरियड है वो साल भर के अंदर है, तो वो भी आपके करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, उनका एग्जांपल जैसे इन्वेंट्री हो गया। सेकंड टाइप इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो कि कन्वर्टेबल नहीं होते इजिली, उनको टाइम लगता है। आपके फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, आप भाई लैंड एंड बिल्डिंग को आप ऑन अ रेगुलर बेसिस तो सेल परचेस करते नहीं है, except if we are in the dealing business or the real estate business. Otherwise, if we are purchasing the land or building for our own use, for the production of the for the making of the factory, for the construction of the factory, then we will not sell those land and building on the regular basis. तो वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं। If we purchase some machinery, then we will utilize that machinery for its life. Might be it be for 5 year or 7 year. It depend upon the case to case basis or the machinery to machinery basis. But we will not going to sell it in within a span of 4 month, 3 month. ऐसा नहीं होने वाला, हम उसको लगातार यूज करने वाले हैं लंबे समय के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी 5 साल के लिए और उसको छोड़ दिया, फिर एफडी करा दी 5 साल की, देन वी विल फॉल अंडर द नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स होते हैं वो आपको मैं बाइफरकेट करके आगे बता दूंगा। ऊपर आप समझिए जो 1 साल के कन्वर्ट हो सकते हैं एसेट्स वो करंट एसेट्स हैं, और जो विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर कन्वर्ट नहीं हो सकते वो नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। सेकंड इज ऑन द फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिन चीजों को आप देख सकते हो वो टेंजिबल एसेट्स हैं, मूव कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, fall within the category of the tangible assets. But if you are not able to see, touch those assets, then will be classified under intangible assets. टेंजिबल एसेट्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, आपके क्या कहते हैं ये जो एग्जांपल है वो टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। आपकी बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, परचेज हो गई, इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक्स हो गया, आपका कैश हो गया, ये सब टेंजिबल एसेट्स। आप इनको देख सकते हो, फील कर सकते हो, सी कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? आपके हो गए, आपके कार हो गई, बिजनेस में जो कार जो चल रही है डेली एक्सपेंसेस में वो कार हो गई। तो ये सारे क्या है? आपके टेंजिबल एसेट्स हैं, आप इनको देख सकते हो, फील कर सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, आपके कुछ ट्रेडमार्क्स राइट होते हैं जो आप ट्रेडमार्क कराते हो अपने बिजनेस में, वो राइट्स हो गए, कुछ लूम आवर्स राइट होते हैं, कोई परमिशन मिल गई, कोई राइट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, तो वो सारे इंटेंजिबल हैं। आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो कि भाई वी हैव द अथॉरिटी टू यूटिलाइज दोस एसेट्स, सो वो इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। यूजेस में सिंपल आता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। अगर मैं सिंपल लाइन में आपको बताऊं, जो एसेट्स आपको डे टू डे ऑपरेशन में काम आ रहे हैं, आपकी मशीन भी है तो डे टू डे ऑपरेशन में काम आएगी। प्रोडक्शन भाई रोज करना, ऐसा तो नहीं है एक दिन प्रोडक्शन कर लिया और साल भर की गई, ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको प्रोडक्शन करना है। आपके जो कार है रोज आने जाने के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, आपको ऑफिस के लिए घूमने के लिए चाहिए, तो वो आपका ऑपरेटिंग एसेट्स हो गए। आपका जो कोर बिजनेस एक्टिविटी में यूटिलाइजेशन हो रहा है, टूल्स वगैरह होते हैं बिजनेस में, वो टूल्स जो है मशीनरी में काम आने वाले, फैक्ट्री में काम आने, वो आपके ऑपरेटिंग एसेट्स हो गए। जो कैश है वो डे टू ट्रांजेक्शन के लिए काम आता है, वो हो गई। आपकी इन्वेंट्री डे टू सेल्स के लिए काम आ रही है, वो आपकी एसेट्स हो गई। आपका जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, अगर आप डीलिंग करते हो फाइनेंशियल बिजनेस में, तो वो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लिए मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग एसेट्स को डील नहीं करते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी में ऑन अ रेगुलर बेसिस डील नहीं करते, तो वो क्या आएंगे? नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके अगेंस्ट जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे यूटिलाइज नहीं होते, डेली बेसिस पे नहीं होता। कभी खुदा ना खास्ता साल भर में 6 महीने में आपको याद आ गया, then you will going to utilize those assets, otherwise they will keep as a dormant activity, dormant assets. You are not have a active requirement of those assets, you will not use them actively. जैसे लैंड हो गई, लैंड भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदी है, वो खरीद के पटक दी, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, कुछ नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी फॉलो कर दी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, करके रख दिया, से एफडी बना के रख दिया आपने, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रख दिया फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, कोई प्लान एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो दीज आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आप यूटिलाइज नहीं करते टाइम टू टाइम, उस टाइम का करोगे। लेकिन ऑपरेटिंग एसेट्स को आप कोर बिजनेस एक्टिविटी यूटिलाइज करोगे, टूल्स हो गई, टेक्निक्स हो गई, कुछ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह जो होता है वो आप ऑन द रेगुलर बेसिस यूज करो तो वो ऑपरेटिंग एसेट्स में क्लासिफाई होगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट फॉर टुडे वीडियो। आई होप you like my content and understand the topic. If you have any query, please do ping or comment. I will happy to resolve you. Or friends, if you have any query related to any other topic, please also mention that in my comment section. I will try to resolve them. So if you like my content, please follow, subscribe and like my channel. Thank you. Happy learning. See you in the next video. Stay tuned with my channel. Thank you.